हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में ख्याति का अर्थ और सैद्धांतिक बातों के संदर्भ में काफी समझ चुके हैं। अवधारणाएं क्या होती हैं, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है। आज हम फिर वापस ख्याति के मूल्यांकन की ही बात कर रहे हैं। लेखा मानक 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ये कहता है कि क्रय की गई ख्याति को पुस्तकों में दर्शाना चाहिए। यानी कि अगर कभी व्यवसाय को या किसी भाग को आपने क्रय किया है और संपत्तियों की तुलना में अगर आपने ज्यादा भुगतान किया है तो वो ख्याति है, और इस ख्याति का अपलेखन आने वाले 5 सालों में कर देना चाहिए, ये मानते हुए कि 5 सालों तक इस ख्याति से लाभ कमाए जाते रहेंगे। तो जब पुस्तकों में क्रय की गई ख्याति को दर्शाया ही हुआ है, ध्यान रहे स्वअर्जित ख्याति को पुस्तकों में नहीं दर्शाया जाता है प्रायः, तो जब क्रय की गई ख्याति को पुस्तकों में दर्शाया गया हुआ है तो फिर ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। तो वो तो एक पुराने समय में, बीते हुए समय में भुगतान की गई अतिरिक्त राशि है, परंतु अब जब व्यवसाय को या तो बेचा जा रहा है या सरकार या कानून के द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण किया जा रहा है या अंशों का मूल्यांकन किया जा रहा है या दो कंपनियों का एकीकरण या संविलियन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस समय ख्याति का मूल्य क्या है, ताकि कि क्रय प्रतिफल निर्धारित करते समय इस बात को ध्यान में रखा जा सके। उस ख्याति का मूल्य उस समय क्या है उसको ज्ञात करने के लिए विभिन्न विधियां हैं। उन विधियों के आधार पर हम ख्याति का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। वर्षों के क्रय के आधार पर विधियां जो है वर्षों के क्रय के आधार पर है, पूंजीकरण के आधार पर है या वार्षिक वृत्ति के आधार पर है, एन्युइटी के आधार पर है। तो जब हम विधि का प्रयोग करते हैं तो उस समय हमें दो बातें विशेष देखनी पड़ती हैं। एक तो भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ एफएमपी और दूसरा अधिलाभ सुपर प्रॉफिट। लेखांकन की जो अवधारणा है, ख्याति में जो लेखांकन की अवधारणा है वो ये कहती है कि अधिलाभों की गणना करके ख्याति के मूल्य का निर्धारण किया जा सकता है। यानी कि अगर व्यवसाय में अधिलाभ होते हैं, आशातीत लाभों से, अपेक्षित लाभों से ज्यादा लाभ अगर कमाए जाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट से अगर ज्यादा लाभ कमाए जा रहे हैं व्यवसाय के द्वारा, इसका मतलब उस व्यवसाय में ख्याति विद्यमान है, तो इसका मूल्यांकन भी जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से अगर व्यवसाय को बेचा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके क्रय प्रतिफल ज्यादा मिल रहा है, दी गई संपत्तियों की तुलना में क्रय प्रतिफल अगर ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पर ख्याति है। तो फिर ये वैल्यूएशन करना है विभिन्न विधियों से, उनमें ये चीजें हमें सबसे पहले कंप्यूट करनी पड़ेगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के दृष्टिकोण से भी और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी, कि भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट एफएमपी। अगर ये 2 या ज्यादा वर्षों के लाभ आपको दे रखे हैं तो इस प्रकार से आप वर्षों को अलग अलग लिख लीजिए। ज्यादा वर्ष है तो आगे 4th ईयर और 5th ईयर कर लेंगे, और जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना चाहिए, अगर बिफोर टैक्स दे रखा है तो आप टैक्स घटा लें। ये जो वैल्यू आया है इसमें से यदि पीएटी में से अगर कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं जो इस पीएटी की कंप्यूटेशन के समय पहले घटा दिए गए हुए हों, तो उनको अब वापस आप क्या करें, अब ऐड कर लें, तो उनको जोड़ दिया जाएगा। जो भी एबनॉर्मल आइटम है, एक्सपेंसेस और लॉसेस, यानी जैसे कि अग्नि से हो गया, हानि हो गई कोई, या नॉन रिकरिंग प्रवृत्ति के कोई व्यय है, यानी कि अनावर्तक व्यय है जो किसी पर्टिकुलर वर्ष में हुए परंतु आने वाले वर्षों में उसके होने की संभावना नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ष में इसमें हो या इसमें हो या इसमें हो या एक से ज्यादा में भी हो सकते हैं, तो उन व्ययों को यहाँ पे आप जोड़ दें। ऐसे ही अगर एबनॉर्मल इनकम्स जो जब ये पीएटी ज्ञात किया हुआ है उसमें अगर ये जुड़ी हुई हैं तो इन एबनॉर्मल इनकम्स को घटा दें। इस प्रकार से जो आएगा इसे हम कहते हैं व्यवसाय संचालन से लाभ, संचालन की क्रियाओं से लाभ, परिचालन लाभ या नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जब ये 3 या ज्यादा वर्षों के लाभ आपके पास में है तो अब आप इसका, अगर कोई निश्चित प्रवृत्ति बढ़ने की या घटने की ना हो इन
लाभों में 1, 2, 3, अगर चौथा वर्ष है तो चौथे वर्ष के, पांचवें वर्ष है तो पांचवें वर्ष के। तो सामान्य औसत इनका पांचों का, तीनों का, जितने भी वर्ष है उतने का औसत ज्ञात कर लीजिए। और अगर लगातार बढ़ने की प्रवृत्ति है या लगातार घटने की प्रवृत्ति है तो ऐसी स्थिति में इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स का विभिन्न वर्षों का जो आपने इस आधार पे ज्ञात किया है, इनका वेटेड एवरेज निकाल लीजिए, भारित औसत निकाल लीजिए। तो यहां पर एवरेज या भारित औसत यानी वेटेड एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्ञात करने के बाद में फिर दूसरी स्टेप आप लगाएं, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जो इस आधार पर आपने ज्ञात किए हैं वो यहाँ पे ले लीजिए अब उसको, क्योंकि अब ये एक वैल्यू हो गई। तो उन 3 या 4 या 5 वर्षों का अलग अलग मूल्य था, उसको सामान्य या भारित औसत के आधार पर आपने बदल लिया। तो ये एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट या वेटेड भी है, अगर ये वेटेड है तो वेटेड प्रॉफिट यहां पर ले लीजिए, इसके आधार पर, ए के आधार पर ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी। फिर इसमें ऐड कीजिए। अब अपन क्या कर रहे हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ज्ञात कर रहे हैं कि आज की तारीख तक औसतन लाभ ये है। अब आने वाले समय में अगर कोई, क्या किया है हमने, ऐड, अगर कोई व्यय ऐसे हैं जो भविष्य में नहीं होंगे, तो भविष्य में व्यय नहीं होंगे इसका मतलब लाभ बढ़ेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। ऐसे ही ऐसी नई आय जो अभी नहीं हो रही हैं पर भविष्य में होने की संभावना उनकी है, तो ऐसी नई आयों को भी आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें जोड़ देंगे, जो भी इस प्रकार की नई आय हो या व्यय हो जो भविष्य में नहीं हो रहे हो। लेस किसको करेंगे, ऐसे नए व्यय जो भविष्य में होंगे, अभी तक नहीं हो रहे हैं लेकिन भविष्य में ऐसे व्ययों के होने की संभावना अगर उत्पन्न हो रही है तो उनको आप घटा देंगे। ऐसी आय जो भविष्य में नहीं होंगी, यानी अभी तो आप कमा रहे हैं, अभी व्यवसाय को लाभ हो रहा है, किसी भी प्रकार का आय हो रही है, लेकिन वो भविष्य में होने की संभावना नहीं है अगर उसके, तो ऐसी स्थिति में उसको भी आप घटा देंगे। तो ये विलोम है दोनों, इनके विलोम यहां पर। इसके अलावा दो और चीजें हैं जिनको अपने को घटाना है कि व्यापार के स्वामी या साझेदारों का उचित पारिश्रमिक, फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑनर्स और टू द पार्टनर्स, अगर वो है तो उसको हम यहां पर घटा देंगे। इसी प्रकार से बाहर यानी कि एक्सटर्नल या गैर व्यापारिक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, एक्सटर्नल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर कोई इनकम है, कोई ब्याज मिल रहा है, लाभांश मिल रहा है, कोई इनकम मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में बाह्य और गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय को अपन क्या करेंगे, घटा देंगे। इससे क्या होगा, यहां पर ये जो इन वैल्यूज को घटाने के बाद में जो आया वो फेयर मार्केट, फेयर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि एफएमपी, यानी कि भविष्य में कायम रखने योग्य लाभ यहां पर आ गए। यहां पे एक बात ध्यान रखिए, ये जो वैल्यू, ये जो चीज है बाह्य या गैर व्यापारिक विनियोगों पर आय, अक्सर यहां पर भी घट जाती है। ये अलग अलग वर्षों की अगर दे रखी है, आपको अलग अलग आय दे रखी है इन पिछले बीते हुए वर्षों में, तो जब अगर आपने इसको यहां पर आपने घटा दिया है तो फिर यहां पर दोबारा नहीं घटाएंगे। अगर यहाँ की डिटेल में ये इनकम आपको ऐसे इस प्रकार से इनकम दे रखी थी, तो यहाँ पर आपने उस पर्टिकुलर वर्ष में घटाने पे उसमें से आपने चूंकि लाभ को कम कर दिया है, तो दोबारा से यहाँ पे घटा के उसको और कम नहीं किया जाना है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ घटा दिया है इसको, तो यहाँ पे नहीं घटाएं। ये थी पहली स्टेप, भविष्य में कायम रखने कायम रहने योग्य लाभ। दूसरा है सुपर प्रॉफिट या अधिलाभ। कैसे क्या करेंगे, ये जो एफएमपी आया है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे। तो ये अमाउंट तो यहां से ले लेंगे आप, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कंप्यूट करेंगे अगली स्टेप में देखिए। सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, औसत विनियोजित पूंजी को मल्टीप्लाई करें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, सामान्य प्रत्याय दर से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें किससे, 100 से, तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब बात आती है कि ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर कैसे आएगी।
तो यहां पर देखिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करने का तरीका है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमें बैलेंस शीट प्रश्न में दे रखी होगी, या बैलेंस शीट से संबंधित एसेट्स या लायबिलिटी से संबंधित मूल्य अपने को दे रखे होंगे। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड उस बैलेंस शीट से लेंगे तो वो क्लोजिंग कहलाएंगे। इसमें हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट को अगर घटा देंगे तो ऐसी स्थिति में वो कहलाएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि वर्ष के शुरुआत में जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो वर्ष के अंत में बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने वर्ष के दौरान जो लाभ कमाया है उसमें जोड़ा है। तो पूरा लाभ अगर आपने जोड़ दिया है तो क्लोजिंग हो गई है। अब क्लोजिंग में से अगर आप आधा लाभ हटाएंगे तो ओपनिंग पे नहीं पहुंचेंगे, पूरा लाभ हटाएंगे तो ओपनिंग पे पहुंच जाएंगे, और आधा लाभ हटाएंगे तो एवरेज पे पहुंच जाएंगे। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो है कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या शामिल करें, बैलेंस शीट में जो मूल्य दे रखे हैं या उसके बाद में अपने को उनसे संबंधित कुछ विशेष विवरण अगर दे रखे हैं तो किस प्रकार से उनको अपन जोड़ेंगे। तो सारी फिक्स एसेट्स, जितनी भी फिक्स एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह वगैरह, अगर उनका बाजार मूल्य दे रखा है प्रश्न में तो बाजार मूल्य ही लेंगे। बाजार मूल्य नहीं होने पर प्रतिस्थापन मूल्य लेंगे, और प्रतिस्थापन मूल्य भी नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दर्शा रखा है उसको हम यहाँ पर ले लेंगे। परंतु कोई ऐसी संपत्ति है जो उत्पादक संपत्ति है, जैसे कि फ्री होल्ड बिल्डिंग हो गया और उसका किराया मूल्य दे रखा है अगर अपने को, तो उसके रिटर्न के आधार पर उसको ग्रॉस अप कर लेंगे, उसका कैपिटलाइज वैल्यू ज्ञात कर लेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर लेंगे। तो प्रश्न में अगर कोई और वैल्यू, कोई और सूचना दे रखी है तो उस बात को भी, तथ्य को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसमें जोड़ेंगे हम किसको? फिक्स एसेट के बाद में सारे फिक्स एसेट ले लीजिए, करंट एसेट जितनी भी हैं। करंट एसेट मतलब बैलेंस शीट की डेट के बाद में एक साल में जिसको नकद में परिवर्तित किया जा सके वो करंट एसेट्स सारी। इनके संदर्भ में अगर कोई आयोजन है तो उनको घटा दीजिए, प्रोविजंस हैं तो घटा दीजिए। मेनली आपके स्टॉक के संदर्भ में और देनदार के संदर्भ में होते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देनदार के संदर्भ में, और स्टॉक के संदर्भ में अगर कोई रिजर्व बना रखा है तो वो घटा दिया जाता है। तो ये सारी करंट एसेट्स इस प्रकार से यहाँ पर ले ली जाएंगी, शामिल कर ली जाएंगी। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स मतलब अदृश्य संपत्तियां या अमूर्त संपत्तियां भी कहते हैं। ख्याति को छोड़कर, ख्याति को शामिल नहीं करना है। कुछ विद्वान ख्याति को शामिल करते हैं। अगर प्रश्न में इस पर सूचना है कि ख्याति को इस पर्पज से इसका शामिल किया जाना है तो उसका वसूली मूल्य शामिल कर लेंगे, अन्यथा हम ख्याति को प्राय छोड़ देते हैं, क्योंकि ख्याति की ही गणना कर रहे हैं तो उसको शामिल करने का कोई अर्थ नहीं रहता। तो ख्याति को तो छोड़ दें, प्रश्न में अगर दे रखी है तो, बैलेंस शीट में दे रखी है तो। अन्य अमूर्त संपत्तियां उनके वसूली मूल्य पर ले ली जाती हैं। जितनी भी अन्य अमूर्त संपत्तियां क्या हो गया? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, विशेषाधिकार वगैरह, वो जो भी दे रखे हैं उन सबको वसूली मूल्य के ऊपर यहाँ पे ले लेंगे, ये जोड़ देंगे। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात करते समय तीसरा आइटम हो गया। चौथा फिक्टिशियस एसेट। बैलेंस शीट में नीचे नीचे आप प्राय मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से उसको पढ़ते आए हैं। इसका अगर कोई भी आइटम है इन कृत्रिम संपत्तियों में से, जैसे कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर हो गया, इस प्रकार के कोई पूंजीगत खर्चे जो पूर्व में अप्लिकित नहीं किए जा चुके, अगर वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करते हैं तो उन फिक्टिशियस एसेट या मिसलेनियस एक्सपेंसेस को यहां पर ध्यान रखें, शामिल नहीं करना है, उनको नहीं जोड़ना। वास्तव में ये संपत्तियां है ही नहीं, बेचेंगे तो इसका मूल्य नहीं आएगा, ये तो खर्चे और हानियां हैं, तो ये यहाँ पर शामिल नहीं करें फिक्टिशियस को, ये ध्यान रखें ना। कौन से? निर्गमन पर बट्टा, प्रारंभिक व्यय, P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इस प्रकार के ना। इसके अलावा ट्रेड इन्वेस्टमेंट को शामिल कर लें। अगर व्यापारिक विनियोग है तो शामिल किए जाते हैं, परंतु नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो ध्यान रखें उसको शामिल नहीं करना है। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर ये हैं तो इनको हमें शामिल नहीं करना है। तो ये जो मूल्य आए हैं विभिन्न फिक्स एसेट्स और विभिन्न करंट एसेट्स और इनको सबको जोड़ के, तो इसमें से फिर घटाना है अपने को किसको?
सामान्यतः जब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो उसकी जो इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर ये ध्यान रखना है अपने को कि आउटसाइडर्स लायबिलिटी घटानी है। आउटसाइडर्स लायबिलिटी या एक्सटर्नल लायबिलिटी में डिवेंचर भी आते हैं और लॉन्ग टर्म लोन्स भी आते हैं। तो अगर प्रश्न में डिवेंचर या लॉन्ग टर्म लोन्स दे रखे हैं तो उनको घटा दीजिए। शॉर्ट टर्म लोन्स और करंट लायबिलिटीज जो भी हैं, करंट लायबिलिटी जो विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट जिनका भुगतान किया जाना हो, वो सारी की सारी, इनको आप वास्तविक देय मूल्य पर, इन दोनों को अगर प्रश्न में वास्तविक देय मूल्य दे रखा है इनका कि इसका इतना चुकाना पड़ेगा वास्तव में, तो उन दोनों के मूल्य को यहां पर इस योग में से घटाना है। साथ ही प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2013 कंपनी एक्ट में 2013 में जो संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए, उसके बाद में कंपनी अब नॉन रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी नहीं कर सकती, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही जारी कर सकती है। अक्सर 14 सालों के लिए वो रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है। तो जब जिस रेडीमेबल का मतलब हो गया उसका शोधन तो करना है, उनकी पूंजी को वापस तो लौटाना है, तो लौटाना है तो ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन की तरह हो गया। तो अक्सर इसको जब हम ख्याति की गणना करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यहां पर हम घटा देते हैं। अगर प्रश्न में कोई विशेष सूचना दे रखी है तो उसको ध्यान में रखेंगे, परंतु वर्किंग नोट देके हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यहां पर घटा देंगे। इसको भी एक्सटर्नल लायबिलिटी ही कंसीडर कर रहे हैं अपन, जब घटा रहे हैं मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसीडर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आएगी वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। फिर आपने देखा ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाए तो हाफ ऑफ द करंट ईयर्स प्रॉफिट को इसमें से घटा देंगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यहां पर रख देंगे और एनआरआर से गुणा करके 100 से गुणा करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट को एफएमपी में से घटा देंगे तो अधिलाभ आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना विशेष ध्यान रखें आप, इस प्रकार से की जानी है। फिर यहां पर जो आया है जो करंट ईयर्स का प्रॉफिट, पर मैं इसको बोलूं उससे पहले एक और बात देखिए, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के समय में ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर लाभांश वर्ष के दौरान वास्तव में चुका दिए गए हैं तो जब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम ये निकाल रहे हैं तो वर्ष के दौरान चुकाए गए लाभांश का वापस से समायोजन हम कर देंगे, क्योंकि लाभांश चुकाया तो पूंजी को आपने कम कर दिया तो उसको वापस से हम जोड़ देंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में उसको वापस से जोड़ देंगे और फिर उसमें से हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट घटाएंगे। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब करंट ईयर प्रॉफिट का मतलब क्या है? करंट ईयर का प्रॉफिट इस साल का जो प्रॉफिट, लास्ट ईयर जो अपना लास्ट ईयर जिसके लिए बैलेंस शीट दे रखी है उस वाले वर्ष की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ले लीजिए। उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाले में अगर प्रेफरेंस शेयर यहां पर आपने घटाया है, इसको भी फिर ध्यान रखिए, अगर यहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को घटाया है तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को आप यहां पे आप उसका समायोजन कर दीजिए, उसको घटा दीजिए। ऐसे ही इनकम ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यहां पर आपने उसको शामिल ही नहीं किया, और यहां पर अगर उसकी इनकम है तो उसको भी शामिल नहीं करना, उसको भी आपको क्या करना है? घटाना है। तो चूंकि उनको शामिल नहीं किया दोनों चीजों को, तो उनकी इनकम को भी यहाँ पे शामिल नहीं करना है, ये यहाँ पे इसको घटा दीजिए। तो इससे जो आएगा उसको हम बोलेंगे करंट ईयर्स प्रॉफिट। तो ये दोनों समायोजन अपने को करना है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का। फिर अब ये यहां पर आ गया ना, तो इससे आपका हो गया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर आपने किसको अप्लाई करना है? एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर प्रश्न में ये दे रखी है सामान्य प्रत्याय दर, अगर प्रश्न में दे रखी है तो ऐसी स्थिति में उस प्रत्याय दर को यहाँ पे आप प्रतिस्थापित कर दें तो ये कैलकुलेशन आपको नॉर्मल प्रॉफिट देगी, और नॉर्मल प्रॉफिट को आप एफएमपी ये जो आया है इसमें से घटा देंगे नॉर्मल प्रॉफिट को, तो अधिलाभ आ जाएंगे। परंतु अगर एनआरआर प्रश्न में नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? एनआरआर का कंप्यूट करेंगे इस फार्मूले से। डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस बोलते हैं इसको, प्रति अंश लाभांश, और इसमें मार्केट प्राइस पर शेयर का भाग दें, बाजार मूल्य प्रति अंश का भाग दें, 100 से गुणा करें, ये जो आएगा इसको हम बोलते हैं एनआरआर। उसका उपयोग हम यहाँ पे कर लेंगे। और प्रश्न में अगर लाभांश दर में कोई उच्चावचन भी दे रखे कि बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना है,
तो लाभांश दर में ये जो आया है इस फार्मूले से उसमें उसको जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जैसे भी परिस्थिति प्रश्नानुसार है। तो इस प्रकार से हम ख्याति के मूल्यांकन के लिए विधियों को प्रयोग करने से पहले इन सब चीजों की कैलकुलेशन हमें समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि इन कैलकुलेशंस के बिना विधियों का प्रयोग और उससे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल संभव नहीं होता है। तो ये सारी कैलकुलेशन एफएमपी, सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट को कंप्यूट करने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर इस प्रकार से कंप्यूट की जाती है। इसको आप ध्यान में रखिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे विधियों को, विभिन्न विधियों से कैसे ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। इसको अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक आप रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।